Hello, my dear students. Welcome back to NCERT on Go. I know I'm not consistent with the videos on the channel, but from now onwards, I will make sure कि आपकी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती रहें सो दैट जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट ना हो. ओके, लेट्स मूव टू द subject. So today we will gonna discuss a chapter from Hindi and which must be from class 9th. Yes. So today we will gonna discuss the extra questions from your chapter 2 जिसका नाम है लहासा की ओर एंड जिसके आपके जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृतयायन. अब सबसे पहले जब मैंने ये चैप्टर देखा, इसका टाइटल पढ़ा लहासा की ओर, तो मेरे माइंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया कि ये लहासा क्या चीज़ है. आई नो आप लोगों के माइंड में भी आया होगा. तो लहासा इज़ बेसिकली द कैपिटल ऑफ तिब्बत की कैपिटल है ये. तो जो राइटर हैं उनको घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ था, जो हमारे यहाँ पे जो राइटर हैं चैप्टर के उनको, तो वो तिब्बत की एक जर्नी के लिए निकले थे. तिब्बत की कैपिटल है लहासा. तो ये चैप्टर बेसिकली तिब्बत के बारे में है, तो इसलिए इसका टाइटल पड़ा लहासा की ओर, कि जब हम तिब्बत में लहासा की तरफ जा रहे थे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं. भिक्षु आप लोग समझते हैं मीन्स भिखारी. तो वहाँ पे जो भिखारी हैं उनकी लैंग्वेज में उनको नम से बोलते हैं. मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी. वहाँ पे ज़्यादातर बौद्ध धर्म को माना जाता है. तो जो बौद्ध धर्म के वहाँ पे टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उसमें कितनी पोथियाँ थी. 103 पोथियाँ. अब पोथियाँ क्या होती हैं, लाइक ट्रेडिशनल बुक्स कह सकते हो आप, पुराने ज़माने की बुक्स जैसे ग्रंथ वगैरह होते हैं जिसमें काफ़ी लोगों की लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो होती हैं. सो नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है मैं अब पुस्तकों के भीतर था. अब ये क्वेश्चन आपका इन्वर्टेड कोमास में इसलिए है बिकॉज़ ये एक लाइन है जो किसी ने कही थी और आपको इसका आशय स्पष्ट करना है, मीन्स बताना है कि इसका क्या मतलब था. अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको फॉर श्योर पता होगा कि ये लाइन जो है लेखक ने कही थी एंड चैप्टर के लास्ट में ये लाइन कही थी उन्होंने, मैं अब पुस्तकों के भीतर था. अब क्या मतलब है इसका, क्या वो बुक्स के अंदर चले गए थे. इज़ इट पॉसिबल कि हम बुक्स के अंदर बैठ सकते हैं. नो. तो ये लाइन का एक डीप मीनिंग था कि जब उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें देखी तो वो उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा लीन हो गए, बहुत ज़्यादा रम गए. तो यही इस लाइन का बेसिक मतलब है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था. अब उस टाइम जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तिब्बत में, तो वहाँ पे हथियारों को लेके कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे. लाइक आज के टाइम में हथियारों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है हर देश में कि कोई भी अपने घरों में अपने आसपास इलीगल वेपन्स नहीं रख सकता. लेकिन उस समय हथियारों से रिलेटेड कोई कानून नहीं था, तो उसके कारण जो यात्री थे उनके मन में किस प्रकार का डर था. तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा था. अब कोई रूल नहीं था, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो कोई डाकू है, चाहे वो कोई भी है, तो वो हथियार रख सकता था. अब डाकू क्या है, वहाँ खुलेआम जो हैं बंदूकें या और हथियार लेकर घूमते थे जिससे कि वो आने जाने वाले लोगों को लूटपाट कर कर मार देते थे. तो ये बेसिक डर था वहाँ पे जाने वाले यात्रियों को हथियार का कानून ना होने के कारण. सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है. विधा मीन्स टाइप कौन सा है बेसिकली. अब आपके जितने भी चैप्टर्स हैं हर किसी का कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप है. लाइक जो आपने दो बैलों की कथा हमने डिस्कस किया है वो एक कहानी थी. ऐसे ही आप जो आगे चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें आएगा कि वो कोई व्यंग्य है, ठीक है, या फिर कोई संस्मरण है, या वो कोई निबंध है. ठीक है, इसी प्रकार से, क्योंकि ये एक बेसिकली किसी की जर्नी के बारे में बताता है
उनकी लाइक यात्रा के बारे में डिस्कस करता है, तो ये यात्रा वृतांत है। वृतांत का मतलब कि ये यात्रा को वर्णन करता है, यात्रा का विवरण करता है। नेक्स्ट इज कूची कूची का क्या अर्थ है। ये शब्द आपका चैप्टर में यूज़ हुआ था, तो ये उनकी कोई लैंग्वेज होगी जिसमें ये वर्ड यूज़ करते होंगे। इसका अर्थ होता है दया, दया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेखक एवं उसका मित्र किस भेष में यात्रा कर रहे थे। भिखमंगों के भेष में। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भिखमंगों के भेष में यात्रा क्यों कर रहे थे। ओके, सो चैप्टर से आपके लाइक जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हमारे हो चुके, लेकिन जो आपका काव्य परिचय है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मैंने जो 4 क्वेश्चंस हैं आपके वो कवि से रिलेटेड भी डाले हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई। सन 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया। अब वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा ही झुकाव था उनका बौद्ध धर्म की तरफ, तो इसीलिए ही वो तिब्बत गए थे ताकि वो बौद्ध धर्म के बारे में और ज़्यादा पता कर सकें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा। अब उन्होंने कोई शास्त्र लिखा था, उसका नाम क्या था। घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ वो लोग होते हैं जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, तो इसी तरीके से जो राहुल सांकृत्यायन जी थे उन्हें भी घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट था उसी से रिलेटेड शास्त्र लिखा था जिसका नाम उन्होंने दिया घुमक्कड़ शास्त्र। नेक्स्ट इज राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ। आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में उनका जन्म हुआ था। यस गाइस, यहाँ से आप लोगों के लाइक 1 और 2 लाइन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो लाइक आई कैन से शॉर्ट क्वेश्चन है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों। अब आप लोगों को पता है कि उन्होंने तिब्बत की यात्रा भिखमंगों के वेश में की थी, लेकिन क्यों की थी। क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। अब जो भारतीय लोग थे ना, उस समय उन लोगों को तिब्बत जाना अलाउड नहीं था, इसलिए उन लोगों ने भिखमंगों का वेश धारण किया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी। अब वहाँ पे कोई जगह थी डांडे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ थी जिनमें जो डाकू छुपे रहते थे और वो आने जाने वाले यात्रियों को लूट कर उन्हें मार देते थे, तो उन डाकुओं से बचने के लिए भी एक अच्छा उपाय था। अब पता है कोई भिखमंगा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पैसे तो नहीं है, तो वो उन्हें छोड़ ही देंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ये सही तरीका लगा। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपाल तिब्बत मार्ग किस किस काम आता था। उस टाइम नेपाल से तिब्बत का जो रास्ता था उसे किस किस चीज में यूज किया जाता था। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक मीन्स ट्रेड के पर्पज से उसे यूज किया जाता था। एक देश से दूसरे देश चीजें लाने और ले जाने के लिए, व्यापार के लिए उसे यूज किया जाता था। सैनिक रास्ता मीन्स वहाँ पे लाइक जो दोनों देशों की आर्मीज थी वो भी रहती थी, साथ ही ये आम आवागमन का मार्ग भी था। आम आवागमन मीन्स आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए। अब जब उन्होंने तिब्बत यात्रा की तो उन्हें तिब्बत का जो समाज था उसके बारे में क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए। अब जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम उस जगह का लैंग्वेज, फूड, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, क्या धर्म है, क्या रीति रिवाज है, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जब वो तिब्बत गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके क्या ऑब्जर्व किया। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहाँ समाज में छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां नहीं हैं। छुआछूत आप लोग समझते हो, और पर्दा प्रथा क्या है कि पुराने ज़माने में सिस्टम होता था कि जो फीमेल्स हैं उनको पर्दे के अंदर ही रहना है। तो इस तरीके की जो प्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो उन लोगों के समाज में नहीं थी। वहाँ औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है, मीन्स वहाँ पे औरतें जो हैं उन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम है। लोगों में चाय पीने का रिवाज है। अब ये चीज़ भी उन्होंने ऑब्जर्व की कि वहाँ के लोग जो है चाय पीते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं। अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स। अब वहाँ पे ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ उस चीज़ के पीछे थोड़ा सा अंधविश्वास
भी है। अब वो कैसे है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा वहां से पता चलेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन। डांडे क्या है, वे सामान्य जगहों से किस तरह भिन्न है। डांडे के बारे में पढ़ लिया, मैंने बताया कि वहाँ खाइयाँ थी, तो वो क्या चीज़ थी, वो किसी जगह का नाम है बेसिकली। तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह है। ये 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आसपास गांव न होने से डाकुओं का भय सदा बना रहता है। ठीक है, अब ये कोई बहुत ही ऊंचाई पे स्थित जगह है वहां पर, जिसके दोनों तरफ खाई है और लाइक बीच में काफी ऊंचाई वाला ये कोई रास्ता है जहाँ पे डाकू छुपे रहते हैं और लोगों को लूट कर मार देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। आप लोगों को फर्स्ट पता है कि उन्होंने भिखमंगों का वेश धारण किया। एंड नेक्स्ट इसमें हमने क्या लिखा है कि जैसे ही वो किसी डाकू जैसे किसी को देखते तो वो अपनी टोपी उतारकर कुची कुची एक पैसा कहकर वह यह बताता कि वह भिखारी है। ठीक है, तो जैसे ही पहले तो वो भिखारी की वेशभूषा में थे ही, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल रास्ते पे आते वो अपनी टोपी पहन लेते, लेकिन जैसे ही वो किसी डाकू जैसे को आता देखते वो अपनी टोपी उतारकर कुची कुची एक पैसा, कुची कुची का मतलब दया दया एक पैसा, भाई हमें पैसे दे दो, यह कहकर वो यह जतलाते कि हम लोग भिखारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है। उत्तर है, तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि वहाँ पे जो आपके वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनसे रिलेटेड कोई कानून नहीं है, इसलिए जो डाकू हैं वो खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता है और वे आसानी से बच जाते हैं। अब डांडे जैसे रास्ते पर ही वो लोगों को ज़्यादातर मारते हैं क्योंकि वो सुनसान रास्ता है, काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ आने जाने वाले लोग नहीं होते, तो वो किसी को मार भी देते हैं तो गवाही के लिए कोई मिलता नहीं और वो आसानी से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंजूर क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। यह मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। ये प्रतियां भारी हैं, इनका वजन 15-15 सेर तक है। कंजूर क्या है, बुद्ध वचन मीन्स बोध, जो गौतम बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने जो वचन थे उनका अनुवाद करके हाथों से लिखी हुई लाइक कॉपीज बनाई गई हैं, जो मोटे मोटे कागजों पर बहुत सुंदर लिखाई से लिखी गई हैं। और ये प्रतियां काफ़ी भारी हैं क्योंकि मोटे कागजों पर हैं और इनका वजन भी बताया कि 15-15 सेर तक है। सुमति कौन था। सुमति मंगोल जाति का एक बौद्ध भिक्षु था। वह लेखक को लहासा की यात्रा के दौरान मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपके थोड़े यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। अनुपम मीन्स बहुत ही लाइक मनमोहक है, बहुत सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब कि वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कैसी है। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। यह सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र मीन्स यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नेपाल में भी काफ़ी पहाड़ हैं, और सुंदर व मनोहारी घाटियाँ भी हैं यहाँ। घाटियाँ मीन्स खाई वगैरह बहुत है यहाँ पर। एक और हरी भरी घाटियां और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे पर्वत हैं। अब इसे आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि जब हम तिब्बत जा रहे हैं तो रास्ता है, एक तरफ जैसे जब हम शिमला या जब हम मनाली जाते हैं तो कैसा होता है, एक तरफ पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई होती है। तो तिब्बत का रास्ता भी वैसा ही है क्योंकि वह एक पर्वतीय क्षेत्र है। इनके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है। अब जो ठंड का टाइम है, ऑब्वियस सी बात है कि जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ जमी रहती है उस समय। वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान है जिन पर कम ही बर्फ दिखाई देती है। अब जैसे इंडिया में है, जो माउंटेन्स वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जो ऊंचाई वाले एरिया हैं जैसे लेह लद्दाख, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो हरियाणा पंजाब है वहाँ पर कम बर्फ़ होती है। तो ऐसे ही जो भीटे वहाँ का कोई एरिया है जहाँ पे कम बर्फ़ होती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों के मोड़ इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की ठंड जलवायु इसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। अब ज़्यादातर वहाँ पे पहाड़ है तो जो जलवायु है मीन्स जो क्लाइमेट है वो ठंडी ही रहती है वहाँ।
सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मैंने आप लोगों को बताया कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से अंधविश्वासी भी थे और सुमति इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो थोड़े बहुत अंधविश्वासी भी थे। इसी अंधविश्वास का जो सुमति जो है फायदा उठाते थे और उनसे किसी ना किसी तरीके का कोई धन का लाभ या कोई और लाभ ले लेते थे। उसे अनुचित इसलिए कहा क्योंकि किसी का फायदा उठाकर धन लेना अच्छी बात नहीं है। अब सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति थे। वे तिब्बत में धर्म गुरु के समान माने जाते थे। धर्म गुरु से आप समझ लो कि उन्हें वो वहाँ के जो लोग हैं वो बाबा या गुरु की तरह मानते थे। हमने उन्हें भिक्षु पिछले क्वेश्चन में इसलिए कहा क्योंकि वो लेखक को भिक्षु के समान मिले थे। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें धर्म गुरु के समान जानते थे। सुमति बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़ कर गांठ लगाकर गंडा बना लेते थे। गंडे का मतलब है कि एक कपड़े के ऊपर गांठ लगा देना मंत्र वगैरह पढ़ के, जैसे हिंदू धर्म में मोली बांधते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहते थे कि ये जो गंडा है ये काफ़ी पवित्र चीज़ है, आप अपने घरों में रखेंगे तो इससे काफ़ी धन की या किसी भी तरीके के सुख की वृद्धि होगी। ठीक है, इन गंडों को वे अपने यजमानों में बांटकर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। अब बोध गया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते तो वे लाल रंग से किसी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों में बांटने लगते ताकि वे दक्षिणा पाते रहें। अब जब तक वो बोध गया से लाया हुआ कपड़ा था तब तक वो पवित्र भी था। ठीक है, उसमें लोगों की आस्था भी थी, वो जेन्युइन था। ठीक है, तब तक चीज़ें ठीक थी कि वो उसके बदले में उनसे दक्षिणा ले रहे थे। लेकिन जब वो कपड़ा ख़त्म हो जाता और वो बोध गया नहीं जा पाते, तब तक के लिए वो घर में ही पड़े किसी लाल कपड़े से गंडे बनाते और अपने यजमानों को दे रहे थे और बदले में जो है दक्षिणा पाते रहते। ये चीज़ बिल्कुल अनुचित थी। वो कहीं ना कहीं उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं अपने धर्म के प्रति, उनसे उनका वो खिलवाड़ कर रहे थे। इस तरह वे लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा उठाते थे। ठीक है, अब लोगों को क्या पता कि ये बोध गया से आया हुआ कपड़ा है या उनके घर से ही निकाला हुआ कपड़ा है जिसको उन्होंने सिंपल गांठ बांध के हम लोगों को दे दिया है कि हाँ कि ये बहुत ही स्वच्छ कपड़ा है, इसे घर में रखने से धन की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो अनुचित तरीके से उन लोगों का फायदा उठा रहे थे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिब्बत में खेती की जमीन की क्या स्थिति है, लहासा की ओर पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। अब वहाँ पे जो खेती की ज़मीन है उसकी क्या सिचुएशन है, किसके पास है किसके पास नहीं है, वो बताना है आपको। आंसर इज, तिब्बत में खेती की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा जागीरों यानी कि मठों के हाथ में है। अब मठ क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मॉन्क्स मीन्स भिक्षु। अपने अपने जागीर में से एक जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता है। इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता है, इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती करने की जिम्मेदारी होती है। अब जो हिस्सा मठों के पास है वहाँ पे वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को लगाया हुआ है जो उस खेती की देखरेख करते हैं। तो ये है बेसिकली आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ थी। अब आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आई होप सो आप लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। फर्स्ट इज, यात्रियों को डांडे जैसे स्थानों पर चढ़ाई करते हुए जाना पड़ता था, वो पहली कठिनाई उन्हें फेस करनी पड़ती थी। दूसरा, उन स्थानों पर उन्हें जान माल का खतरा रहता था क्योंकि वहाँ डाकुओं का भय था, ये दूसरी कठिनाई। तीसरा है, वहाँ के रास्ते काफ़ी ऊंचे नीचे थे। चौथा, वहाँ की जलवायु विषम थी, कभी तेज सर्दी तो कभी सूरज की गर्मी सहनी पड़ती थी। मतलब एक कांस्टेंट वेदर नहीं था, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी।
लास्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर सुमति की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, ये सभी चीज़ें बतानी है आपको। आप लोगों को थोड़ा लर्न करना इजी रहे इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिखा है। बाकी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप इन्हीं पॉइंट्स को फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं, लाइक इन पैराग्राफ। फर्स्ट इज, सुमति लेखक के परम मित्र थे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि पूरी जर्नी के दौरान वो उनके साथ ही थे। दूसरा, वे मिलनसार स्वभाव के थे। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। वे समय के पाबंद थे। अब ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली, जब लेखक रास्ता भटक जाते हैं और दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो क्या पाते हैं कि सुमति बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वे समय के बहुत ज़्यादा पाबंद थे। उन्हें ये था कि हम जो पूरी जर्नी जो हमने टाइम डिसाइड किया है उसी में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज, सुमति अतिथि सत्कार में कुशल थे। अब जो लेखक है वहाँ के अतिथि ही तो थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अतिथि सत्कार में विश्वास करते थे इसलिए वो पूरी जर्नी उनके साथ ही थे और उन्होंने उनका काफ़ी ध्यान भी रखा। नेक्स्ट इज, वे जितनी जल्दी गुस्सा होते थे उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते थे। ये भी हमने उसी इंसिडेंट में पढ़ा था कि जब लेखक उन्हें समझाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैं गलती से उस रास्ते पर पहुंच गया था, तो जब उनके समझाने के बाद जो सुमति हैं वो शांत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, उन्हें तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान था। भौगोलिक मीन्स वहाँ की जो जोग्राफिकल सिचुएशंस थी उसके बारे में उन्हें पूरा पता था। जैसा भी वहाँ का रास्ता था, जैसा भी सिचुएशन होता था, वो लेखक को पहले से ही गाइड कर देते थे कि ऐसा ऐसा रास्ता आने वाला है, अब आप लोगों को या हम लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ना है। लास्ट इज, वे बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। अब वो बुद्धिस्ट भिक्षु ही थे इसलिए वहां से हमें पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। सो बेसिकली आज हमने इस चैप्टर से 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सभी क्वेश्चंस कवर कर लूँ। इन केस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली गिव यू आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन केस क्वेश्चंस समझ आ गए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स।